जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है वित्त आयोग। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा वित्त आयोग होता है, यानी भारत सरकार के स्तर पर। साथ ही साथ हम यहाँ पर राज्य के जो वित्त आयोग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, किस आर्टिकल के तहत उसकी स्थापना की जाती है, पहला वित्त आयोग कौन सा बना था, उसके बाद में वित्त आयोग का सीक्वेंस क्या है, इसके बाद में कौन कौन से वित्त आयोग, उन सभी लिस्टों का हम बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि वो आपको याद भी रह जाए। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है, इसका उल्लेख या इसका मतलब यह होता है कि हर वह संस्था जिसके भी बारे में उसकी स्थापना से लेकर उसकी कार्यप्रणाली के बारे में प्रावधान यदि संविधान में दिया हुआ तो उसे संवैधानिक संस्था यानी इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करके कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 280 में वित्त आयोग के बारे में आपको दिया हुआ है तथा 281 में भी वित्त आयोग के बारे में कुछ प्रावधान है। यही वजह है कि हम वित्त आयोग को एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्त आयोग न केवल एक संवैधानिक संस्था है बल्कि वित्त आयोग उसके साथ साथ एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है या उसे अर्ध न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। यह क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? अनेक विद्यार्थी विशेषकर IAS के या PCS वगैरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ने के दौरान इस बात को याद रखना भूल जाते हैं कि उसमें और भी क्या प्रावधान जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपसे कि अर्ध न्यायिक नेचर की यह संस्था कहलाती है, इसका क्या मीनिंग होता है? एक्चुअली बिल्कुल शॉर्ट में यदि बोला जाए तो वित्त आयोग को अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वह पूरी तरह से निर्भर होता है वित्त मंत्रालय पर। साथ ही साथ अन्य जो विभाग होते हैं, चाहे प्रशासनिक विभाग हों चाहे वित्तीय विभाग हो, वह उन पर निर्भर होता है। यही वजह है कि उनसे समय समय पर उसे मिलना पड़ता है या उन्हें बुलवाना पड़ता है। साथ ही साथ उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करनी होती हैं। सीधी सी बात तो यह है कि उनमें से किसी की भी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो तथा समय पर उसे विविध जानकारियाँ मिल सके ताकि वह अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सके। इसलिए संविधान के द्वारा उसे अर्ध न्यायिक प्रवृत्ति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं तथा उसे ऐसा नेचर दिया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय संविधान में वित्त आयोग के बारे में कहाँ पर दिया हुआ, गठन कहाँ पर दिया है, उस पर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में दिया हुआ है। जैसा कि संविधान में दिया हुआ, इसका मतलब है कि जब वित्त आयोग का गठन किया जाएगा तो उनका गठन करने का दायित्व जो है राष्ट्रपति का होता है। सीधी बात, वित्त आयोग राष्ट्रपति महोदय गठित करते हैं शासन की या सरकार की अनुशंसाओं के आधार पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 281। आर्टिकल 281 में दिया हुआ उनसे संबंधित अनुशंसाओं के बारे में। वित्त आयोग जो भी अपनी रिकमेंडेशन देता है या अनुशंसाएं देता है वह अपने आप में बाध्यकारी नहीं होती हैं, सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। वह अपनी रिकमेंडेशन देते हैं या देंगे राष्ट्रपति महोदय को, यह बात आपको दी गई है संविधान के आर्टिकल 281 में। बाध्यकारी नहीं है का मतलब यह है कि यह निर्भर करता है सरकार के ऊपर कि उनकी रिकमेंडेशन को सरकार माने अथवा ना माने, तो दोनों ही बातें की जा सकती है। इस पॉइंट को अपन ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 तथा 281 में वित्त आयोग के बारे में ज़्यादा प्रावधान नहीं दिए गए हैं, अर्थात वो किस तरह से कार्य करेंगे, उनके क्या शर्तें होने वाली हैं, सदस्यों के बारे में योग्यता इत्यादि वगैरह क्या होंगी, तो ये नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 280 अंडर सेक्शन 1 में हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ इतना प्रावधान दिया है कि हाँ, इनके सदस्यों तथा अध्यक्षों संबंधित जो भी शक्तियाँ उनके निर्धारण करने के लिए संसद को शक्ति दी गई है। इसका मतलब यह है कि संसद ने उसको शक्तियाँ प्रदान की हैं। कैसे प्रदान की है? 1951 में 22 नवंबर को 1951 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसे वित्त आयोग अधिनियम करके कहा जाता है। उस अधिनियम के तहत ही वित्त आयोग को वर्तमान में शक्तियाँ प्राप्त होती तथा उसी के अधीन वह कार्य करते हैं। ध्यान देने वाली बात है 1956 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो ये थोड़ी सा आप देख सकते हैं जनरल वे में, जनरल पॉइंट के रूप में आप देख लेंगे। 1952 में भारत का सबसे पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष बने थे श्री KC नियोगी जी। ये KC नियोगी जी वही हैं जो कि सबसे पहली बार इन्होंने 1949 में रिकमेंडेशन दी थी कि साहब योजना आयोग जैसा कोई संस्थान बनाया जाना चाहिए। इनके नाम से ही कमेटी बनती जिसे 1949 की KC नियोगी कमेटी कहा जाता है। यदि वित्त आयोग के कार्यों के बारे में हम देखें तो मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा उसकी मुख्य जो भूमिका होती है वह राजकोषीय संघवाद में संतुलन को बनाए रखने की है। अब पुनः वर्ड निकल कर आता है राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म क्या कहलाता है या फिस्कल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कहलाता है। संघवाद का मतलब यह होता है कि जब भी शक्तियाँ केंद्र तथा राज्य के मध्य में आपस में विभाजित होने वाली उसे संघवाद करके कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो भी शक्तियाँ दी गई हैं वह केंद्र तथा राज्य में विभाजित हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी की पूरी पावर केंद्र को दी गई हो या पूरी की पूरी पावर राज्यों को दी गई हो। यह एक अलग बात है कि एक्सेप्शनल मामलों में सेंटर के पास में शक्ति अधिक है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के पास में ही शक्तियाँ हैं शासन करने, विधान बनाने इत्यादि संबंधित। यही वजह है कि भारतीय संविधान को संघात्मक प्रवृत्ति का कहा जाता है। पॉइंट 1। राजकोषीय का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन, जो भी आपका होने वाला उससे संबंधित। जो वित्त आयोग बनेगा वह केंद्र तथा राज्य में
राजकोषीय संघवाद को लेकर एक संतुलन कायम करेगा। इसका मतलब यह है कि उसका मुख्य कार्य होता है केंद्र सरकार के द्वारा जो भी टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा, जो भी पैसा संचित निधि में आने वाला है, उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना है तथा कितना हिस्सा स्वयं केंद्र सरकार अपने पास में रखेगी, इस बारे में मोटे तौर पर जो मूल रिकमेंडेशन होती है वह वित्त आयोग ही करता है। इसके अलावा भी वित्त आयोग के अनेक कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल संचित निधि के बारे में समीक्षा करना, उसकी स्थिति को कैसे मजबूत बनाना, राज्यों की संचित निधि को कैसे मजबूत बनाना है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनमें से क्या क्या मान करके केंद्र सरकार को रिमांड करना, ये सब कार्य भी वित्त आयोग के होते हैं। लेकिन बता चुका हूँ कि जितनी भी रिकमेंडेशन है उनकी ध्यान दिएगा वह बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि उनमें से कौन कौन सी रिकमेंडेशन को सरकार माने अथवा ना माने। क्लियर। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में प्रावधान क्या दिया, अध्यक्ष के बारे में प्रावधान क्या दिया हुआ, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। सबसे पहले पॉइंट तो वित्त आयोग जो होता है 1+4 मेंबर्स का होता है, अर्थात उसमें एक अध्यक्ष महोदय होते हैं, जबकि 4 मेंबर जो होते हैं वह सदस्य के रूप में होते हैं या 4 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स में भी ध्यान देने वाली बात है कि जो 2 मेंबर होंगे परमानेंट मेंबर होने वाले हैं, जबकि 2 नॉन परमानेंट होते हैं, जिसे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक के नाम से आप हिंदी में जानते हैं। राज्यों के वित्त आयोग के संदर्भ में एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर प्रावधान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इतने ही मेंबर होंगे या उनकी संख्या कितनी क्या होगी। केंद्र वाला जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है पॉइंट ये। लेकिन राज्य वाले जो वित्त आयोग होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल जितनी अवधि के लिए उन्हें या जिस कार्यों के लिए उन्हें रिकमेंड करेगा, नियुक्त करेगा, उतनी समय अवधि के भीतर लगभग उनको अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती है और उसके बाद में वित्त आयोग का समापन किया जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है, सेंटर वाला जो वित्त आयोग है उसका कार्यकाल फिक्स है, जबकि राज्य वाले के कार्यकाल फिक्स नहीं है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता संबंधी जो प्रावधान है वह भी संविधान में दिया हुआ है। मोटे तौर पर यदि आप देखें तो उनकी योग्यता संबंधी 4 प्रावधान खास कहलाते हैं। सबसे पहला तो उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का जो जज बनने की योग्यता होती है वह धारित करने वाला होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय वो हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि उसके सदस्यों की जो योग्यता होने वाली है अध्यक्ष महोदय की, वित्तीय लेखों के जानकार होने चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम के तथा उससे संबंधित जो भी प्रशासन होता है उसके भी जानकार होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 होता है कि उन्हें वित्तीय मामलों के साथ साथ लोक प्रशासन का भी ज्ञाता होना चाहिए। यदि वो इन चीज़ों के जानकार हैं तभी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ये योग्यताएं जनरली हमने देख ली। भारत में अब तक जो वित्त आयोग रहे हैं उनके बारे में एक नज़र आप देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट नज़र आ रही होगी। 15 वित्त आयोग अब तक भारत में बन चुके हैं। सबसे पहले बना था वित्त आयोग जो हम देखेंगे, प्रथम वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है, 1952 में बना था। उसके अध्यक्ष थे श्री के.सी. न्योगी जी। आप चाहें तो पूरी लिस्ट याद रख लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मान लीजिए इनकेस आप पूरी लिस्ट याद रख पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप लास्ट और सेकेंड लास्ट +1 यानी जो फर्स्ट हैं उनको याद रखिए। तो एक नज़र हम देख लेते हैं। सबसे पहले के.सी. न्योगी जी हो गए, जबकि 15वें नंबर के कौन हैं, N.K. सिंह जी हैं, नंदकिशोर सिंह जी हैं, हम उसका नाम देख लेते हैं। 14वें नंबर के देख लेंगे तो वाई.वी. रेड्डी जी हैं। उनके पहले देखें तो विजय एल. केलकर जी आपको देखने को मिलते हैं। तो हालांकि आप पूरे याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि पूरे याद नहीं रख पाते हैं तो ये 3 जो 4 नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, जो तरीका बताया है, आप सिर्फ उतना ही याद रख लीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम वो पूरे ही याद रखना चाहें। पूरे कॉस्ट जो हैं वित्त आयोग तथा उनके अध्यक्षों के बारे में क्वेश्चन प्रायः आईएएस परीक्षाओं में आया हुआ है गत वर्षों में, और जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उनमें इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहली चीज़ ये होगी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए दे दिया जाता है कि साहब जी पहले से बाद के क्रम में भारतीय जो वित्त आयोग हैं उनको जमाइए। एक क्वेश्चन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि 4 आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इनमें से कौन कौन वित्त आयोग रहे हैं भारत में तथा इनमें से कौन कौन वित्त आयोग नहीं रहे हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आपको दे देने वाला है कि R.K. सिसोदिया दे दिया, के.सी. न्योगी दे दिया, पंत साहब दे दिया, सालवी दे दिया, बोल देगा इनमें से कौन वित्त आयोग नहीं रहा है, ऐसे करके। या फिर हो सकता है कि आपको कोई अलग प्रकार से कोटेशन दे दे, बोले कि इन 4 में से आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, इन 3 को असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, इस प्रकार से करके दे देगा। और क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे कि 1 2 3 आएगा, 3 2 1 आएगा, 2 1 3 आएगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो यही वजह है मैंने कही कि आप अगर पूरे याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, और पूरे याद रखना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखिए बहुत आसानी से हम उसको याद रख सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, एक नज़र हम उसको देख लेते हैं। आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे, आप उनके सरनेम से याद रखिएगा। साथ ही साथ जो सुर मैं आपको बता रहा हूँ आप सुर में याद रखने का प्रयास करिएगा, आपको बन जाएगा। कैसे, टोटल जो आपको नाम दिए हैं उनको मैं अलग अलग सेट्स में आपको बताऊँगा। 4 + 4
फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला सेट कैसे। देखिए, आप सिंपल सा याद रखिए, नियोगी संथानम चंदा राजमन्नार, ये 4 जैसे मैंने आपसे कहे तो सरनेम भी कहे मैंने आपसे, नियोगी संथानम चंदा राजमन्नार, ये आपसे कहा, ये चारों के सरनेम ये बिगनिंग के आपके 4 हो जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात में हम देखेंगे तो अगले 4 कैसे आएंगे, त्यागी, रेड्डी, शैलट, चौहान। तो इसका मतलब है कि 5वें नंबर क्या होंगे, त्यागी, फिर उनके बाद में कौन आएंगे, रेड्डी, फिर उनके बाद कौन आएंगे, शैलट, और उनके बाद में कौन आएंगे, चौहान। वहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिए जाएंगे ना, हम सरनेम के साथ में मैच करते हुए उन्हें ऐड कर लेंगे, और एग्जाम के पहले आप रिवीजन करके तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो हमसे वहाँ पर बनेगा। तो ये पॉइंट को समझिए थोड़ी सा। इसके पश्चात में हम देखें अगले जो आ जाने वाले, अब हम कुछ 6 के सेट में याद रखेंगे। 6 के सेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि सापे खुसरो केर सिंह, सिर्फ इतना सा याद रखना, सापे खुसरो कौमा ये चीज। तो सापे खुसरो केर सिंह मैंने आपसे कहा, सा से क्या हो जाएंगे, साल में, ठीक है। पा से क्या हो जाने वाले हैं आपके, पंत। खुसरो में ध्यान देने वाली बात है कि खुद से है खुसरो, जबकि रा से हो जाने वाले हैं रंगराजन जी। केर सिंह, के से हो जाएंगे केलकर, अगेन रा से हम देख लेंगे तो रेड्डी साहब, और अगेन से एन के सिंह जी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें, हमको कुल जो भी अभी तक हमारे वित्त आयोग रहे हैं उनकी पूरी एक लिस्ट हमें मिल जाती है और वो हमें याद रह जाएगा। तो चलिए अगेन एक बार हम उसको देख लेते हैं कि हमने लिस्ट वगैरह क्या देखी। लिस्ट है आपकी, नियोगी संथानम चंदा राजमन्नार, त्यागी, रेड्डी, शैलट, चौहान, सापे खुसरो केर सिंह। बस इतना सा आपको याद रखना है फॉर्मेशन, और इतने में आपको बन जाएगा। कोई टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, इसी सुर में बोलिएगा जिस सुर में मैंने बोला है, या इसी सुर में गाइएगा, आपको यूँ ही याद रह जाएगा, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है आपकी। तो ये हमने देख लिया वित्त आयोग पूरे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, वैसे कोई भी मिस बीच में नहीं हो रहा, सारे के सारे वित्त आयोग का है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो अगेन आपसे पूछ लिया जाएगा, रिकमेंडेशंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। एक वित्त आयोग 500-500 पेज की रिकमेंडेशंस देते हैं, यानी इतने सारे पॉइंट उसमें हो जाते हैं साहब, ठीक। क्या क्या याद रख पाओगे, मोटी मोटी रिकमेंडेशंस आप याद रखिएगा, जितने पर यहाँ चर्चा की जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण पॉइंट। जो 13वें नंबर के वित्त आयोग हैं या रहे हैं, विजय एल केलकर जी, उनके बारे में ध्यान रखिएगा कि उनका कार्यकाल आपको जो दिया है वो आपको मिलता है 2005 से लेकर 10 के बीच वाला कार्यकाल आपको मिल रहा है, ठीक, ये आपको दिया है, या उनकी रिकमेंडेशंस के लिए आपको ये समय दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहली बार भारत में जीएसटी के बारे में रिकमेंडेशन उन्होंने ही दी थी। हालांकि उस समय वो फाइनेंस कमिश्नर नहीं थे, उस समय उनके नाम से कमेटी बनती है, स्पेशली फॉर जीएसटी, 2002 की बात है। उन्होंने इसको रिकमेंड किया और बाद में इस चीज़ को लागू भी किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। आईएएस जैसी परीक्षाओं में कथन कारण में यह क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब वित्त आयोग महोदय थे या वित्त फाइनेंस कमिश्नर थे विजय एल केलकर जी, तब उन्होंने रिकमेंड किया था? नहीं, तब नहीं किया था। उनके नाम से कमेटी बनती है तब उन्होंने रिकमेंड किया था, बाद में बनते हैं क्या, आपके वित्त आयोग बनेंगे। तो इस पॉइंट में दोनों बातों में अंतर है। आईएएस जैसे में कथन कारण में इस तरह से घुमाकर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया क्वेश्चन का प्रवृत्ति कि साहब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है वित्त आयोग के बारे में। पहला, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, वित्त आयोग एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी संस्था है। तीसरा, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। फिर ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो होती है आईएएस के एग्जाम्स की होती है, उस पैटर्न से ध्यान रखें। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो आप बताइएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बताया गया इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे बढ़ जाते हैं, राज्य वित्त आयोग पर बात करते हैं। साथ ही इसके पश्चात बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग क्या होते हैं तथा इसका गठन कब से किया गया, क्यों किया गया। वर्ष 1993 से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है अनेक राज्यों में, या वहाँ से प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। क्यों हुआ 1993 से, जबकि हमारा जो केंद्रीय वाला जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना हम देखते हैं 1951 से संविधान लागू होने के पश्चात में। उसकी वजह थी राज्य वित्त आयोग के कार्य। केंद्रीय वित्त आयोग इस बात को बताता है कि केंद्र सरकार के पास जितना भी टैक्स कलेक्शन आया हुआ है उसमें से कितना शेयर राज्य सरकारों को दे। जबकि जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका मुख्य कार्य यह होता है कि राज्य सरकार के पास में जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टैक्स कलेक्शन आया है, पैसा आया है, उसमें से कितना पैसा वो अपने पास में रखे तथा कितना पैसा पंचायतों तथा नगरीय निकायों को दे। इस कार्य के लिए ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्यों की स्थापना से संबंधित है। वर्ष 1992-93 के दोनों संशोधन कहलाते हैं आपके।
पंचायती राज का मतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित की गई। अगेन 74वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय नगरीय निकाय व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर स्थापित की गई। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद करके हम देखते हैं। ऐसे ही पंचायतों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत करके। पंचायत हों के बारे देखें चाहे नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के पास तो फिर भी टैक्स कलेक्शन का एक जरिया होता है। नगर निगम एक बड़ी बॉडी कहलाती है, टैक्स वो खुद लगाती है और काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लेती है। लेकिन ये बात पंचायतों पर उतनी लागू नहीं होती। ऐसा नहीं कि पंचायतों के पास में टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल है उनके पास में, आप पढ़िएगा उस चीज़ को। लेकिन पंचायतों के पास में इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाता है कि वो अपना खर्च स्वयं ही चला सकें। यही वजह है कि वहाँ पर व्यवस्था की गई। साहब उनकी हेल्प कौन करेंगे? राज्य के वित्त आयोग करेंगे, या राज्य के वित्त आयोग बताएंगे सरकार को, राज्य सरकार को कि इनको पैसा दीजिए, कितना कितना हिस्सा दीजिए, ये बताते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात में अनेक राज्यों में या राज्यों में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की स्थापनाएं की गई हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। राज्य वित्त आयोग किन अनुच्छेदों के तहत गठित किया जाता है, कैसे क्या गठित किया जाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, एक नज़र हम देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग से संबंधित 2 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तथा अनेक विद्यार्थी इन जो ऑप्शन होते हैं या जो आंसर इसका इसको गलत कर बैठते हैं। आर्टिकल 243 अंडर सेक्शन आई तथा आर्टिकल 243 अंडर सेक्शन वाई। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 243 में ही पंचायतों के बारे में दिया हुआ, उनकी स्थापना, साथ ही साथ नगरीय निकायों के बारे में दिया है। ठीक, यहाँ पर 2 आर्टिकल आपके सबसे खास महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि वित्त आयोग, यदि पूछा जाएगा आपसे कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान कहाँ है? दिस इज योर आंसर। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। आई का मतलब यहाँ पर क्या है? ABCD को आप अल्फाबेटिकल वे में जमाएंगे। आई जहाँ पर आता है आपका, उस नंबर को आप वहाँ पर बता देंगे। वाई आपका जहाँ पर आता है उस नंबर को बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, काका ज़्यादा ले जाता है, कई बार इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से करके अंडर सेक्शन में दे देगा। यानी क्या लिखेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है आपका, ठीक है, आई आपका आता है 9 नंबर पर। ठीक, वहाँ पर लिख दिया जाएगा आर्टिकल 243 अंडर सेक्शन 9 भी लिखकर आ सकता है, या हिंदी में अल्फाबेटिकल वे में काका गागा एंगा वाले में 9 नंबर पर जो आता है वह लिखकर दिया जा सकता है। इन 2 आर्टिकलों के तहत नगरीय निकायों के लिए तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन की व्यवस्थाएं की गई हैं। यह पूरी तरह से संबंधित राज्य के राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह किसे वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त करे, किसे अध्यक्ष बनाए। हालांकि राज्यपाल संबंधित व्यक्ति या सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से डिपेंड करता है संबंधित राज्य की राज्य सरकार पर। अर्थात जिस व्यक्ति को राज्य सरकार बोल देंगी, रिकमेंड कर देंगी वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनाने के लिए, उन्हें राज्यपाल महोदय नियुक्त कर देते। सामान्य व्यवस्था यही है। राज्य वित्त आयोग के कार्य यदि हम देखें तो जो कार्य केंद्र में वित्त आयोग के हैं वही कार्य राज्य वित्त आयोग के हैं। आपको बताया जा चुका है कि राज्य वित्त आयोग का स्पेशली किस चीज़ के लिए गठन किया जाता है, तो सेम बात ध्यान रखना। बस सिर्फ इतना ही अंतर आता है कि वहाँ पर केंद्रीय वित्त आयोग भारत की संचित निधि तथा उससे संबंधित प्रावधानों को बताता है और तथा उनमें से कितने का डिवीज़न करना है राज्य सरकारों को ये बताता है। जबकि जो राज्य का वित्त आयोग होता है वह राज्य की संचित निधि के बारे में बताता है कि उनमें से कितना डिस्ट्रीब्यूशन रिलेवेंट पंचायतों या जो अर्बन रूरल बॉडी जिन्हें आप कहते हैं उन्हें दिया जाए। बस यही है, बाकी समस्त कार्य जो भी हैं वह सेम ही आने वाले हैं। राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल के संदर्भ में एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि सामान्यतः इसके कार्यकाल के बारे में पूरा का जो प्रिविलेज है या पूरी तरह से जो भी शक्तियाँ हैं वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को दी गई, वह कितनी की अवधि के लिए उसे नियुक्त करे। हालांकि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल रखा जाता है। मध्य प्रदेश में स्पेशल प्रावधान यदि हम देखें तो वह 5 वर्ष के लिए ही है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है 1994 में। इसमें हो सकता है एग्जामिनर आपसे डेट पूछ लें। 17 जून 1994 को मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब तक मध्य प्रदेश में कितने के वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? तो कुल 5 वित्त आयोग अभी तक गठित हो चुके हैं। इस पर क्वेश्चन बार बार आएगा एग्जाम में। पिछली बार क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश में कितने बार चुनाव हो चुके हैं, तो 5 बार हो चुके हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन हो सकता है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, तो 5 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की एक लिस्ट हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 वित्त आयोग अभी तक गठित किए जा चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे तो डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया जी जो हैं वह सबसे पहले मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर भी इनके बारे में ही आप पढ़ते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर आपको शीतल सहाय जी का नाम मिलता है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो हिम्मत कोठारी जी मिलते हैं, तथा 5वें नंबर पर भी यही आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में हिम्मत कोठारी जी का ही कार्यकाल चल रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पर अगेन प्रश्न आता है कि इतने सारे नाम आप कैसे याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वित्त यानी होता है पैसा। जब पैसा किसी ने दिया होगा तब आपको शीतलता महसूस हुई होगी, और जब पैसा मिल गया होगा, जेब में आया होगा, तब आपको हिम्मत आई होगी। क्योंकि पैसा जेब में होता है तभी कॉन्फिडेंस होता है, पैसे की मात्रा घटती है तो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो दिया पैसा तब आपको शीतलता आई, बड़ा ठंडक महसूस हुई, और उसके बाद में हिम्मत भी आई। तो सबसे पहले वाले जो होंगे वो दिया, यानी 2 बार वही रहे, डॉक्टर से सो दिया। सेकंड नंबर पे शीतलता आई, तो शीतल सहाय जी हैं, उन्होंने सहायता के रूप में शीतलता दी। और उनके बाद में दोनों बार आपको कौन मिलते हैं, हिम्मत को उठा लीजिए मिलते हैं। तो बहुत एक सिंपल वे में आप इनका सिक्वेंस याद रख सकते हैं, दिया, शीतल को, ठीक, हिम्मत। इस तरह से आप पॉइंट को चाहें तो कोड करके भी याद रख सकते हैं। तो यह आपके हो गए मध्य प्रदेश राज्य के वित्त आयोग की एक लिस्ट। एक बार हम इसको समराइज कर लेते, जितना हमने पढ़ा है वित्त आयोग केंद्रीय तथा राज्य स्तर पे। केंद्रीय स्तर पर आर्टिकल कहाँ दिया हो, तो 280 नंबर पर आपको दिया और 281 में दिया हुआ है। कौन नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। सदस्य कितने होते हैं, तो अगेन 5 होते हैं। 5-5 का आपको देखने को मिला, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य मिलाकर, 2 परमानेंट 2 नॉन परमानेंट। आर्टिकल 281 में क्या दिया है, रिकमेंडेशंस के बारे में दिया कि राष्ट्रपति महोदय को भी अपने रिकमेंडेशन देते हैं तथा राष्ट्रपति ही उनकी रिकमेंडेशन को संसद के दोनों पटलों पर रखवाते हैं। तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। वित्त आयोग से संबंधित जो शक्तियां हैं, उनके निर्माण करने संबंधी प्रावधान है, उसकी शक्ति संसद को दी गई है। 1951 में अधिनियम पारित किया था, अगेन 1956 में आपने उसको संशोधित किया है। भारत में अब तक कुल कितने के वित्त आयोग रहे हैं, तो 15, 5 या 15। पहले केसी योगी, जबकि सबसे लास्ट में वर्तमान में कौन है, एन के सिंह जी हैं। 14वें नंबर से आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर मैंने कोड क्या बताया है, योगी संथानम, चंद्राराज मन्ना, त्यागी रेड्डी, शैलट चौहान, सापे खुसरो, वीर सिंह। इस तरह करके बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका केंद्रीय वित्त आयोग तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमने देख लिए। किस प्रकार की संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में है तो संवैधानिक संस्था है। अगेन बोला जाए तो अर्ध न्यायिक, इसको शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। रीजन अगर बिल्कुल शॉर्ट बोले तो अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए तथा इन्फॉर्मेशन को सही समय पर प्राप्त करने के लिए। तो यह प्रकार की शक्तियाँ आपको संविधान में दी गई हैं। पूरी चीज़ों का आधार क्या है, ताकि भारत में एक राजकोषीय जो संघवाद उसकी स्थापना तथा उसके संतुलन को बनाए रखे, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है या बनाया गया है संविधान के तहत। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। राज्य के जो विधानमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है, वह नियुक्त करती है, राज्यपाल उसे भी यस कर देते हैं। इस प्रकार से नियुक्त होता है। कार्यकाल की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से कार्यकाल देखने को मिलता है, लेकिन पूरी शक्ति किसके हाथ में है, राज्यपाल। सामान्यतः कितना रखा जाता है कार्यकाल, 5 वर्ष का, लेकिन चाहे तो उन्हें एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हाँ, एक पॉइंट और भी आप याद रख सकते हैं, सदस्यों तथा अध्यक्षों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इस वाली बात को भी आप थोड़ी सा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के पश्चात बनाने वाला भारत के सबसे पहले राज्यों में से एक कहलाता है, दैट इज मध्य प्रदेश। 17 जून 1994 की डेट याद रखिएगा। एमपीपीएससी डेट्स बहुत पूछता है, शायद पूछ ले। इस दिनांक को आपके यहाँ पर बना है। अब तक कुल कितने बने हैं, तो 5 बने हैं। सिसोदिया जी, शीतल, और उसके पश्चात में आपने देखा हिम्मत कोठारी। तो इस प्रकार से करके पॉइंट आप थोड़ी सा याद रखिएगा। और भी कुछ प्रश्नों के बारे में यदि हम यहाँ देखना चाहें तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 14वें वित्त आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी, जो कि वाई वी रेड्डी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, कि राज्यों का जो हिस्सा है पूर्व में 32% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 42% यानी 42% करने की रिकमेंडेशन की थी, और सरकार ने इस बात को माना भी है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, उनके पश्चात में 15 नंबर का वित्त आयोग गठित होता है, और 15 नंबर का जो वित्त आयोग गठित हुआ है, उन्होंने उस 42% को 1% घटाकर 41% करने की रिकमेंडेशन की है। तो ये थोड़ी सा करंट का डेटा है, आपको इसे याद रखना चाहिए। उन्होंने 41% करने की बात क्यों कही है, बहुत सिंपल सा रीज़न है एक्चुअली। जब 14 वित्त आयोग बनाया गया था और उनकी रिकमेंडेशन लागू हुई थी, अर्थात 2015 के आसपास में, आप देखते हैं 15 से 20 उनका कार्यकाल कहलाता है रिकमेंडेशंस का। तब ध्यान देने वाली बात है कि उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो राज्यों को उस समय जितने राज्य थे उसके हिसाब से पैसा देने की बात की थी, 42% दीजिए, ठीक। आज वर्तमान में वह राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करता है, तो उसका हिस्सा तो चला गया। तो यही वजह कि उन्होंने कहा वो 1% घटा दीजिए और 1% जो हिस्सा उठाकर एज अ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड कीजिए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की रिकमेंडेशन दी है। तो इस पॉइंट को थोड़ी सा आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट टॉपिक। हमने वित्त आयोग के बारे में देखा, समस्त जो महत्वपूर्ण प्रावधान है और अधिनियम है, अनुच्छेद वगैरह, उसको हमने यहाँ समाहित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सभी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफलाइन तथा ऑनलाइन क्लासेस दोनों में ही एडमिशन यहाँ पर ओपन है।
आप चाहें तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एज़ पर सिलेबस मिल पाना जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप में से जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको और भी डिटेल्ड क्लासेस और भी इसके आगे के जो सेशंस वगैरह हैं वो आपको ईज़िली मिल जाने वाले हैं। आशा करता हूँ सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।